हेलो एवरीवन। अब हम जो है पॉलिटी में आगे शुरू कंटिन्यू करेंगे, जो कि है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। अभी तक हमने ईआईसी वाला रूल पढ़ा है, जो कि कंपनी का था। वो था वो था 1773 से 1858 तक। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। हमारी पॉलिटी की ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके 2 पार्ट, यानी कि ये उसका 3rd पार्ट है चैप्टर 1 का। और इसका बेस जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, इसमें क्या था, दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ अ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर किसी के पास पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो है 7th एडिशन का पीडीएफ है या बुक है, तो आप उसका ये पार्ट देखिए, क्योंकि मतलब कि वो बुक मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती कॉपीराइट रूल की वजह से, मगर मैं पढ़ा उसमें से रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी पढ़ोगे तो है सब कुछ वही, बस इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो आप उसको बेस बना लो। अगर किसी के पास बुक है तो उसे खोल के देख ले, पीडीएफ देख के पढ़े। और अगर किसी के पास नहीं है 7th एडिशन या कोई सा भी एडिशन हो ना, उसमें लगभग कंटेंट सेम है, थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर नहीं है तो आप इसी को देख सकते हैं। मतलब जो मैं कह रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दिस सिग्निफिकेंट एक्ट इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये तो सिंपल सी सबको ही पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही जो है ये 1858 का जो है एक्ट आया था। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपोय म्यूटिनी, जो कि इसको कहा जाता था। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपोय म्यूटिनी के से संबोधित किया गया था। दिस एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था यहाँ पे, इसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, और जो पावर हो गई वो ट्रांसफ़र हो गई टू द ब्रिटिश क्राउन। अब जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था यहाँ का रूल, हम इसके इनके अंडर में चले गए थे। अभी तक जो था ये जो कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी, वो कर रही थी रूल। मतलब कि वो उसकी रिस्पॉन्स मतलब वो जो जवाबदेही जो थी वो थी तो ब्रिटिश क्राउन को, लेकिन एक तरीके से कहे कि इसके थ्रू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन कहिए वो रूल कर रहा था हम पर। लेकिन अब उन्होंने इनको हटा दिया और अब वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे, गवर्नर जनरल बिकेम दी वॉसरॉय विद लॉर्ड कैनिंग। मतलब कि पहले जो थे, आपने अब तक पढ़ा कि जो ईआईसी वाला रूल था, यहाँ पे क्या था कि इन्होंने जो है गवर्नर जनरल बना रखे थे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। अब ऐसे ही वो विलियम बेंटिक थे। अब ये लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये गवर्नर जनरल से ये चेंज कर दिया गया इनका डेजिग्नेशन, अब वो वॉइस रॉय कहलाने लगे, ठीक है। तो द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty it changed the designation। मतलब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो मैजेस्टी वाला था, इस एक्ट ने पूरा वो जो उनका जो एक्ट आया जब, तो ये उसमें लिख गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और हर मैजेस्टी मतलब कि क्राउन का शुरू हो गया। और जो वॉइस रॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया था, ठीक है। मतलब कि अब ये पहले तो इसमें जो ईआईसी थे, इसमें गवर्नर जनरल बनते थे लोग, ये लोग बनाते थे, ठीक है। ये इनको वो करते थे एक तरीके से, क्या बोलते हैं उसे, इनके अंडर में थे। ये अपना सारा कुछ, इनको जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती थी, इंडिसेस या जो भी एक्ट वगैरह बनाते थे, ये सब इनसे परमिशन के बाद ही बनते थे। लेकिन अब जो है ये जो है इसको इसको हटा ही दिया, इसको हटा दिया पूरा, इसको भी हटा दिया। अब जो वॉइस रॉय आया वो डायरेक्ट क्राउन का आदमी था, ठीक है, वो इनका आदमी था। ये जो थे, ये सब लोग जो थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो यहाँ पहले अपॉइंट, गवर्नर जनरल बनने के लिए आपको यहाँ का अपॉइंटमेंट चाहिए होता था, तब आप वो पावर मिलेगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, जब यही कंप खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, तो अब ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमने ऊपर देखा था कि इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, कमर्शियल
जो कमर्शियल जो अफेयर्स थे उनको देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे नज़र रखते थे अपनी। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने दोनों सिस्टम को हटा ही दिया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों खत्म हो गए अब। फिर इन्होंने क्या, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि इन्होंने एक नया, अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रहे थे, गवर्नर जनरल चल रहे थे, अब ये सब हट गए। अब आ गए वॉइसरॉय, तो आ गए, वो तो इनके हेड ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बनाया गया, मतलब कि ये जो अथॉरिटी थी ये इंडिया में भेजी गई, ये इंडिया में रहती थी, यहाँ देखती थी, सब कुछ करती थी, ठीक है। और एक जो है बनाया गया स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन होता था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी होता था, ठीक है। ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ का मेंबर होता था, और वो जो है क्या, मतलब कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे वहाँ का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, ये जैसे अभी होता है होम मिनिस्टर, ठीक है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई चिल्ड्रन वेलफेयर का मिनिस्टर है, उस तरीके से समझ लो एक वहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर दी गई कि अब जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी होगा, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ आ गया, वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पास जो है ये सारी अथॉरिटी हो गई कि ये जो है इसके ऊपर पूरा ओवरऑल कंट्रोल हो गया, ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको पूरा देखेगा, यहाँ कैसे क्या करना है वो सारी अथॉरिटी इसके पास आ गई, बाकी सब खत्म। अब द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसको जवाबदेही देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है दोनों अपनी अपनी जगह पे डायरेक्ट थे, और कुछ हद तक ये जो है इन दोनों की पावर जो है ना एक तरीके से क्लैश करती थी। मतलब ये थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं ना कि वहाँ का आता था तो इसका अपना पावर एक वो कह सकते हैं, और ये जो था ये थोड़ा लोग मतलब इससे इससे थोड़ा नीचे था। It it established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India। यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कि असिस्ट करेगी। अब भाई ये जो है जब तुमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया है यहाँ पर, तो ये अकेला बंदा कैसे कर लेगा, तो इसको कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो इन्होंने 15 मेंबर की एक तरीके से काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल इनके लिए इस्टेब्लिश की, जिसमें 15 मेंबर थे जो असिस्ट करते थे इनको, और जिसके चेयरमैन जो होते थे वो ये होते थे, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉपरेट capable of suing and being sued in India and in England। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी, इन काउंसिल इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉपरेट की तरह उसे जो है बनाया गया, कॉपरेट बॉडी फॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। उसको मतलब कि आपको सज़ा देने का उसको भी सज़ा देने का अधिकार है, वो जो है मतलब कोई वैसा मैटर आता है तो वो फैसला सुना सकते हैं, और इन पर भी फैसला सुनाया जा सकता है इंडिया और इंग्लैंड दोनों में, दोनों के अधिकार। अगर ये कुछ गलत करेंगे तो इन पर भी कार्रवाई होगी, और अगर कोई और इनसे नीचे लेवल के जो लोग हैं वो कुछ गलत करेंगे तो इनके पास अधिकार है कि ये भी उनको सज़ा दे सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। अब इसमें क्या था, इसके जो वॉइस रॉय थे उस टाइम पे वो थे लॉर्ड कैनिंग, यहीं पे बने थे, वो तो यहीं पे बन गए थे फर्स्ट वॉइस रॉय। अब जो है यही इन्हीं के टाइम पर ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आया। इसमें क्या था, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि हमें इंडिया पे राज करने के लिए इंडियंस के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
बिना इंडियन के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो चाहेंगे नहीं कि हम उन पे राज करें, देखिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि हम चाहते थे, मतलब यहाँ के लोग उन्हें उनको एक तरीके से उनको यहाँ के सपोर्ट के बिना वो नहीं कर पाते। अगर जो क्रांति हुई थी, अगर उसी का थोड़ा और मतलब हाई लेवल पे होती या थोड़ा और एकता के साथ होती, यूनिटी होती, थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से उसके लिए पूरा प्लानिंग की गई होती और प्लानिंग सक्सेसफुल होती, सबसे बड़ी बात, तो मतलब शायद ये लोग ये आज जो 200 साल वाला जो इन लोगों का टारगेट हुआ वो हो ही नहीं पाता। लेकिन अब वही बात है, हालात और पता नहीं उस टाइम की सिचुएशन, कोशिश तो सभी कर ही रहे थे कि चले जाएं। तो ये इंडिया को पे राज करने के लिए इंडियंस की ज़रूरत है, इंडियंस की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि हमें इंडियंस जो मतलब ये लोग जो ये हैं, इन लोगों को ये कर सही रहे हैं या नहीं रहे हैं, कम से कम ये इनको गलत ना समझे, ये कहें कि भाई हमारे मतलब ये है कि तुम हमें राज कर रहे हो तो हम इनके सानिध्य में जो है मतलब कि डेवलपमेंट होगा, ये होगा, ये हमारे अच्छे के लिए है, हमें हमें एक तरीके से अच्छा बना देंगे, इस टाइप की जो फीलिंग है ये चाहते थे कि ये हो लोगों के अंदर। तो इसमें क्या हुआ फिर, इन परसुएंस ऑफ दिस द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड। इसी चक्कर में इन्होंने, ये वाली भावना के चक्कर में इन्होंने कुछ अच्छे काम करना, मतलब होता नहीं कुछ अच्छा करके थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा लालच दे दो, फिर ये है कि फिर बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो इन्होंने पहले जो है 3 एक्ट निकाले, एक 1861 का और दूसरा 1892 का और तीसरा 1909 का। ठीक है, तो ये 3 एक्ट आए एक के बाद एक। इसमें क्या हुआ, आप देखो इनके फीचर्स क्या थे। इट मेड अ बिगनिंग ऑफ एन रिप्रेजेंटेटिव institution by associating Indians with the law-making process. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official member of his expanded council. मतलब यही वही जो उनकी फीलिंग, मतलब इन्होंने क्या कहा, अभी तक इनको लग रहा था कि भाई ये हम मतलब इंडियंस को गुस्सा आ रहा था ना कि ये लोग पता नहीं अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे देश पे कैसे राज कर सकते हैं, ये है फलाना। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि मतलब अब जो है जो लॉ मेकिंग होती है, मतलब कि जैसे कि हमारे पार्लियामेंट है या वगैरह, तो यहाँ पे इंडियंस ही चाहते हैं ना इलेक्ट होके, तो इन्होंने हमें हमारे राज करने के लिए ब्रिटिशर्स ला के बिठा दिए यहाँ पे कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाओ। जो यहाँ का है ही नहीं, जो जिसको यहाँ की चीज़ों से मतलब नहीं, वो हमारे लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाएगा, या वो हमारे लिए क्या पॉलिटिकल मतलब डेवलपमेंट करेगा, उसको यहाँ से क्या मतलब है, वो तो अपने फ़ायदे का काम करेगा। तो ये जो इन्होंने करा कि अब जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम इंडियंस को शामिल कर लेंगे, और इन्होंने प्रोवाइड किया है कि जो वाइसरॉय है शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। उनकी ऑफिशियल मेंबर की तरह नहीं उनको, मतलब कि आप उसमें शामिल करोगे, और वो भी इलेक्टेड नहीं होंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई, अब जैसे वाइसरॉय है, किसी ने इसका फेवर करा, ये तो उसी को नॉमिनेट करेगा, जो इसकी चापलूसी करेगा ये तो उसी को नॉमिनेट करेगा। तो जो इसकी ऑलरेडी चापलूसी कर रहे हैं, या मतलब वो शब्द कहना ठीक नहीं है, जो इन्हें पसंद आएगा ये उन्हीं को तो नॉमिनेट करेंगे एक तरीके से। तो नॉमिनेशन का तो मतलब ये हो जाता है कि वो इनकी नज़र में अच्छे होने चाहिए, इनको सही लगने चाहिए कंट्री के। और जो इलेक्ट होकर जाते हैं उनका तो ये होता है कि भैया यहाँ से जो है जनता ने इन्हें चुना है, और ये ऊपर से चुन रहे हैं और बैठा दे रहे हैं जनता के लिए। जब हम पे राज करना है या हमारे लिए लॉ बनाना है तो यहाँ से चुन के जाने चाहिए। लेकिन चलो, इन्होंने कम से कम ये सोचा कि यहाँ पे लॉ बनाने के लिए इंडियंस की ज़रूरत है। तो शुरुआत ऐसे हुई हो भले ही कि मतलब इन्होंने ये सोचा हो कि हम अपने मतलब कि जो हमारे काम आएंगे उनको हम चूज़ करेंगे, पर धीरे धीरे मतलब वो जो नहीं बोलते हैं कि सोचा कुछ हुआ कुछ, वही वाला हिसाब है कि मतलब इन्होंने सोचा तो ये था कि फ़ायदा हमारा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपने किसी को एक तरीके से एंट्री देना स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस और बढ़ती गई, फिर जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं सब लोग की, मतलब इसमें इन्होंने सोचा पहले कि हम अपने तरह के लोग अंदर लाएं, तो मगर धीरे 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 और लोगों के लिए भी रास्ते खुल गए। तो इस तरीके से इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को एंट्री देना शुरू करा, वो भी नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड और नॉन ऑफिशियल मेंबर। In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao.
इन्होंने फिर 3 लोगों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को जो है नॉमिनेट किया। उसमें एक थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीनों जो थे इनको पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नॉमिनेट करा गया, किसके द्वारा, वॉइस रॉय के द्वारा। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस, फिर दूसरी चीज़ क्या हुई और आगे, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो आप यहाँ पे देखना ना एक चीज़ की ना, पहले जो था 1773 से 1858 तक का जो टाइम था कंपनी वाला, 1858, इस टाइम पे जो है सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल थी कि मतलब सब कुछ एक अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाए। यहाँ वाला ये वाला कंट्रोल में है और ये सब कुछ एक तरीके से राज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इसी के थ्रू क्या हुआ था, जो बंगाल के अंडर में जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उन दोनों को इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। बंगाल हायर हायरार्की पे थी, ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास उसके नीचे थे। लेकिन अब जो है इन लोगों ने फिर से जो है डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करा, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस शुरू हुई। एक ये भी है ना बात, अब तक ये लोग देखो, ये आ गया है टाइम 1861 का, यहाँ पे ये बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं 57 वाली, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके हैं 1764 वाली, बैटल ऑफ पानीपत में जो है जो 1761 में हुई थी उसमें ऑलरेडी जो है वो जो थे, क्या नाम है, सिख सिख नहीं सॉरी मराठा, जी मराठा है, ये सब हार चुके थे। तो एक तरीके से ना इनको बहुत सारा कंट्रोल मिल गया था 1764 के बाद। तो समझ लो इनके हाथ में बहुत कुछ आ गया था, दीवानी मिल गई, मतलब कमर्शियल चीज़ों में एंट्री तो थी इनको, ये पॉलिटी में भी बहुत हद तक घुस चुके थे। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे तो लाजमी थी, क्योंकि भैया सारी पावर अपने हाथ में लेनी है, तो वो कैसे लोगे आप। धीरे धीरे इन्होंने सेंट्रलाइजेशन करा ताकि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कर ना पाए। फिर अब यहाँ पे जो है अगर ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे होता नहीं कि ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा टाइट से पकड़ोगे तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी, तो इन्होंने ये चीज़ महसूस करी। अब यहाँ पे अच्छा खासा इनका जो है पैर जम चुके हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो अब इनको उस तरीके से देखना है ना कि अपनी चीज़ों को और आगे कैसे लाएं, लोगों को मतलब एक तरीके से लॉलीपॉप दे दो और तुम अपना फ़ायदा निकालने के लिए। तो इन्होंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन करना, भाई इतने बड़े एरिया को अकेले आपसे थमेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे ना, जब तक आप और लोगों को नहीं शामिल करोगे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि एक अकेला इंसान जो है इतने बड़े राज्य को संभाल सके या इतने बड़े देश की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अकेले कर सके। आपको कुछ लोगों को भैया उसमें शामिल तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने यही करा, एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो है शुरू कर दिया। लेजिस्लेटिव पावर जो थी बॉम्बे और मद्रास की, इन दोनों को वापस कर दी गई। फिर क्या हुआ, इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1773 से 1833 तक फुल सेंट्रलाइजेशन चाहिए चला है, मतलब बहुत तगड़े लेवल पे। उसके बाद से जो है धीरे धीरे इनको चीज़ें समझ में आई कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, और अब तक जो इनके हाथ में आना चाहिए था वो सब आ चुका है। अब इन्हें जो है अपने आप को बढ़ाने की तरफ काम करना है, तो सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन से भी काम हो जाएगा, क्योंकि मेन पावर सारी इन्होंने अपने हाथ में रखी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि किसी को इन्होंने ऐसी पावर दे दी, कमर्शियल पावर दे दी या पॉलिटिकल पावर दे दी कि वो कल को अपना एक अलग राज्य कर ले या कुछ कर ले ना, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि सबको छोटा छोटा सब कुछ बांट दिया और खुद उसके ऊपर अथॉरिटी बन के बैठे हुए हैं। This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। इसी के चलते जो है मतलब सोचो ये 1858 का टाइम चल रहा है, ठीक है, और इन्होंने 1937 तक समझ लो ये सब एक चीज़ क्लाइमेक्स पे आ गया था। मतलब अति नहीं हो जाती भाई, 1947 में सोच लो आज़ादी मिल गई है, तो ये टाइम था कि 1937 में फिर जाके जो कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी जो थी वो प्रोविंसेस को मिल गई थी। आगे क्या कह रहे हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टैब्लिश इन 1862, 1886 और 1897।
क्या कह रहा है यहाँ पे, मतलब कि इन्होंने जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी तक तो एक ही चल रही थी वो बंगाल की, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे जो मेन थी। इन्होंने नई जो है प्रोविंसेस थी, वेस्टर्न प्रोविंसेस बंगाल की, और न्यू वेस्टर्न प्रोविंसेस थी, पंजाब था, ये वाला जो एरिया था, इनमें जो है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया, ताकि यहाँ का भी जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके। तो जो वो थी सबसे पहले बंगाल जो थी वो 1862 में एस्टेब्लिश हुई। फिर जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थी ये जो है 1886 में एस्टेब्लिश हुई। और जो वो थी पंजाब, ये 1897 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, It empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council। और वही सारा जो पावर तो जो था, enable the न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ये देखो बनी। उसके बाद क्या, एनेबल द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस वैलिड फॉर इमरजेंसीज विदाउट, मतलब कि वॉइसरॉय को जो है इन्होंने पावर दे दी कि जो है आप जो है सारे रूल्स वगैरह बना सकते हो, ऑर्डर बना सकते हो, ताकि जो यहाँ का जो कामकाज है, जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस है, पॉलिटी है, ये सब कुछ आराम से सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चल सके। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब से जो है पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गए, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अलग अलग मिनिस्टर बनाना, जो ये होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या जो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो पर्टिकुलर एरिया के लिए आप पर्टिकुलर मिनिस्टर कर देते हो ताकि वो उसको देखे, उसकी देख रेख में सारा काम हो, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो उसमें फैसले लिए जा रहे हैं। तो उस तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो सिस्टम डेवलप कर दिए। उसके बाद क्या है, तो ये कह सकते हैं कि जो 1859 में था ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद क्या था, Under this, a member of Viceroy's Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters his department। मतलब जो अब देखो आज के ज़माने में तो बहुत मतलब डिपेंड करता है ना कि ज़रूरत कितनी है और लोग कितने हैं। मतलब वहाँ पे एक तरीके से जैसे आज भी देखो, अगर किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की कमी है तो वो एक साथ 2-4 डिपार्टमेंट देख लेता है। अब नहीं है लोग, काम तो चलेगा ना। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या करा कि मतलब कि ऐसा नहीं था कि एक जो मिनिस्टर है वो एक ही डिपार्टमेंट देखेगा, डिपेंड करता है, अगर ज़रूरत है तो वो उसके अंडर में जो है एक या कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और वो जो अथॉरिटी थी उसके पास कि वो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है सारे मैटर्स पे खुद डिसीजन ले सकता था, ऑर्डर पास कर सकता था, और जितने भी मैटर हैं उनके बारे में उनके कामकाज जो है इसके अंडर में ही होना था। उसके बाद क्या था, इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना तो दी गई है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने बना तो दी, 15 मेंबर की थी, बनी थी ना, लेकिन और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या थे, 3 मेंबर इंडियंस भी थे जिनको जो है वॉइसरॉय ने नॉमिनेट करा था। लेकिन वहाँ पर जब आप कोई ऑर्डिनेंस इशू करोगे, ठीक है, उसमें जो है आपके पास वॉइसरॉय को अथॉरिटी दे दी डायरेक्ट कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, और उसकी जो है आपको परमिशन जो है, मतलब कि उसमें काउंसिल का कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जो काउंसिल मेंबर बनी थी उसमें भाई वही बात है ना, हो सकता है आप अपने फ़ायदे का सब कुछ करते चले जा रहे हो, इसमें तो इंडियंस भी हैं, ये भी तो आवाज़ उठाएंगे, और कम से कम 3 लोग तो हैं ही, 15 लोगों की मेंबर में 3 लोग तो हैं, 1/4 तो हैं ही, 1/5 हिस्सा मतलब इंडियंस का तो है ही। आप किसी चीज़ की मेजॉरिटी में तो कम से कम दखल डाल ही सकते हो जब वोटिंग होगी। और फिर सबसे बड़ी बात होती है ना, कम से कम आप आवाज़ उठाओगे। तो इन्होंने ये वाली जो चीज़ थी उसको स्किप ही कर दी कि आपको काउंसिल से परमिशन ही नहीं लेनी है, मतलब जो ऑर्डिनेंस होगा वो अकेले वॉइसरॉय के कहने पर ही लागू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या था, It increases the number of additional non-official member in the council and provided legislative council but maintain the official majority in them। इसने क्या करा, देखो यहाँ पे जो थे 3 मेंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, जो वॉइसरॉय इंट्रोड्यूस वो वॉइसरॉय जो है उसे नॉमिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है उनकी जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल पे एक होता है, जैसे कि अभी जैसे कि बीजेपी है इस टाइम पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो,
ठीक है। और अगर आप यूपी में देखो, यहाँ पे भी सेंट्रल है, या आप कहीं और का देख लो, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी ये प्रोविंशियल है, आप स्टेट वाइज देखोगे तो वो प्रोविंशियल में आ जाती है, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो तो अलग है ही। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वहाँ पर भी, और जो प्रोविंशियल लेवल थी, जो ये अलग अलग थी, उस लेवल पे भी इन्होंने जो है सब जगह पे नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया इंक्रीज। पहले 3 थे, अब उन्होंने उसकी संख्या बढ़ा दी। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो मेजॉरिटी जो थी, ऐसा नहीं था कि मतलब ये ज़्यादा हो गए और ये कम हो गए। जो इनके अपने थे, मतलब ऑफिशियल वाले जो थे, उनकी मेजॉरिटी कम नहीं हुई, ये बढ़ा तो दी गई। मतलब आप ये समझ लो 15 लोग थे, एक एग्जाम्पल समझ लो, या 20 लोग हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि 10-10 कर दिए हो कि बराबर हो गए। बराबरी तो पे तो लाए ही नहीं, वो तो अलग बात है, उनसे और कम ही रखा, ठीक है। इनके बराबर तो मेजॉरिटी तो इन्हीं की रहेगी, कि ताकि किसी भी इशू में, देखो इनका ये था ना कि ताकि कोई मैटर है जो इनसे रिलेटेड है वो इनके फेवर में नहीं है, इंडियंस के फेवर में, या कुछ ऐसा अपना बिजनेस प्रॉफिट कर रहे हैं, या अपना ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हैं, या अपनी सिचुएशन को, ये अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को और फेवर करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से अगर इनकी भी मेजॉरिटी बढ़ गई तो फिर इनके लिए तो लॉ बनाना, दुनिया की नज़र, मतलब इंडियंस की नज़र में तो ये लॉ बनाकर ही पास कर रहे थे ना हर चीज़। मैंने ये लॉ बना दिया तो ये लागू हो गया, जैसे लेकिन आप यहाँ के हो नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आप इसके फेवर में काम करोगे, इंडियंस के फेवर में करोगे। तो इन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाए रखी, ऐसा नहीं है कि आप इनके बराबर में लाके खड़े कर दो तो जो लॉ बनेगा उस पर फेयर इलेक्शन होगा ना, फेयर तो कुछ होगा नहीं, मेजॉरिटी इनकी ही रहेगी। ये सिर्फ, हाँ ये है कि धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो गया है चेंज का, अब इनको थोड़ा ज़्यादा संख्या में मतलब एंट्री मिल गई उसमें। फिर क्या था, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे पहले, यहाँ पे जो थे ना, यहाँ पे ये थे तो मान लो बोलते थे, डिस्कशन में हिस्सा लेते थे या नहीं लेते थे, मतलब इनको अलाउड नहीं था डिस्कशन में हिस्सा लेना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है इनको जो है बजट डिस्कस करने का, और क्वेश्चन जो कि एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि आपकी पॉलिसी को, देखो 3 तरह के होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एक जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेटिव होती है, और एक एग्जीक्यूटिव होती है। 3 तरह के लोग होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंडर में। ये तीनों अलग अलग अपने अपने स्फेयर में काम करते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि ये दोनों चीज़ें ओवरलैप कर जाती हैं, जो इसके मेंबर होते हैं वो इसके भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो बजट तो डिस्कस करने की पावर मिल गई, और जो क्वेश्चंस थे, मान लो ये लेजिस्लेटिव में हैं, ये जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये लॉ बनाते हैं और ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि आपने जो किया उसका क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, या वो उसके एवज में कितना काम हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप एग्जीक्यूटिव मेंबर से पूछ सकते हैं। फिर क्या था, it provided for the nomination of some non-official member of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce। इसने क्या करा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी बाय वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वॉइसरॉय की, उसमें से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब ये क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कि ये जो है नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर को ये एक्ट जो है अलाउ कर रहा है कि वो जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी जो है वो क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन होगा बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन वो लोग जो है रिकमेंड करेंगे, वॉइसरॉय जो है नॉमिनेट करेगा, और मेंबर कहाँ के होंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर। उसी तरीके से दूसरा कहा गया कि और जो प्रोविंशियल, ऐसा ही सिस्टम लागू होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बाय द गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन और जमींदार एंड चैम्बर्स द्वारा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्टेड प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट ने जो है एक तरीके से लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन जो है बनाया यूज ऑफ इलेक्शन का, ताकि कुछ सीटें भरी जा सकें जो कि नॉन ऑफिशियल हैं दोनों जगह पे, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, लेजिस्लेटिव उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। इलेक्शन वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, ये आ जाता है क्वेश्चंस में कि इसमें पर्टिकुलर इलेक्शन वर्ड यूज़ किया गया था या नहीं यूज़ किया गया था। तो इसमें इलेक्शन वर्ड पर्टिकुलर नहीं यूज़ किया था। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज़, मतलब इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। तो यहाँ तक हमारा जो है 1892 तक हमारे एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी जो है पार्ट 4 लेकर आएंगे, यहाँ से 1909 से शुरू करेंगे 1947 तक, ठीक है, वो आएगा पार्ट 4। अब शायद ये देखते हैं आखिरी वीडियो होगी वो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। थैंक यू।